गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ तो बच्चों, हमने जो पहले पार्ट्स में आपको टॉपिक था हमारा एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बताया ना, जिसमें हमने आपको त्रिभुज में आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के आयतन कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। और साथ में हमने आपको वर्ग क्या है, वर्ग की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया। साथ ही साथ उसमें आपको आयत के बारे में भी पढ़ाया गया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की परिमाप क्या होता है, वो सब आपको हमने बताया था। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स जो रह गया था जैसे कि हमारा क्यूब और क्यूबाइड, यानी कि घन और घनाभ, और कुछ सवाल हैं जो आपको नहीं आए, तो हम क्या कर लेते हैं, आज चर्चा कर लेते हैं घन और घनाभ की, कि घन क्या होते हैं, घनाभ क्या होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनका विकर्ण कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ में जो आपको सवाल नहीं आए हैं, आपने जो घर में लगाए, और उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और लेकिन हम क्या कंसेप्ट का वीडियो बनाएंगे, तो बाकी हम आपको सवाल बताते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं घन की। किसकी? घन यानी कि क्यूब। तो बेटा, जो घन होता है ना, घन, आपने एक बॉक्स ऐसे देखा होगा, तो ये क्या है पहले ये बताइए। ये वर्ग है ना, तो वर्ग और दूसरा वर्ग बना दिया मैंने, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और इसको ऐसे मिला दिया कोने से, इसको इस कोने से मिला दिया, इसको इस कोने से मिला दिया, तो ये हमारा बन गया एक घन। क्या बन गया? घन यानी कि क्यूब। तो घन की जो परिभाषा है वो निकल के आ गई यहीं से, कि वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति घन कहलाती है। क्या निकल के आ गया? वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो वर्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, है ना वर्ग। तो हम याद कर लेंगे कि वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। बस अब घन में क्या होता है, घन की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। अब घन कैसे पता करेंगे? घन में वर्गाकार सतह हो तो घिरी है भाई, घिरी है ना, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कुछ किनारे, इसमें कुछ किनारे होते हैं। तो घन में क्या होते हैं, किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। ठीक है, 12 किनारे होते हैं, और शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। वेरी गुड। और सतह कितनी होती है? कितनी सतह से घिरा होता है? 6 सतहों से घिरा होता है। तो हमें ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है। जब हमने वर्ग पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। अब घन पढ़ा है तो वर्गाकार सतहों से कितनी सतह होती है? टोटल 6। कितनी सतह होती हैं? 6। तो वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बेटा? घन कहलाती है, क्यूब कहलाती है, जिसमें 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, और 6 सतह होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने पहचान लिया किसको? घन को। ये घन की क्या है? डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है, और ये पहचान है इसकी, कि जिसमें 12 किनारे हो, 8 शीर्ष हो, 6 सतह हो, और किससे घिरी हो? वर्गाकार सतहों से घिरी हो, तो वो क्या बन जाता है? आपका घन बन जाता है। तो इस पर अब लेके जो सवाल आएंगे आपके नवोदय में या सैनिक स्कूल में, तो वो क्या पूछेगा आपसे? वो पूछेगा घन का आयतन बताइए, घन का विकर्ण बताइए, घन का क्षेत्रफल बताइए, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, यही तो है। तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा? आयतन सवाल में पूछेगा। तो घन का आयतन, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, सूत्र लर्न नहीं, याद नहीं होंगे, तो सवाल
नहीं आएगा, क्योंकि आपको मान दे देगा वो, भुजा का मान दे देगा और पूछेगा आयतन बताओ। तो हमने आपको जैसे बताया था कि आयत का क्षेत्रफल बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल बताया था, वर्ग का परिमाप बताया था, वैसे इसके सूत्र भी आपको याद करना है। तो बेटा घन का आयतन होता है भुजा घात 3। क्या होता है? यानी कि भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। जैसे तो भुजा स्क्वायर बोलते थे ना वर्ग में, भुजा घात 2, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यानी किसी संख्या का अगर मैं 3 बार गुणा कर दूं तो वो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है, उसमें 3 की घात चढ़ जाती है। तो घन का जो आयतन बन जाएगा वो क्या आ जाएगा? भुजा घात 3। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब आयतन के बाद आपसे पूछेगा घन की भुजा भी तो पूछ सकता है, तो क्या करेगा? सवालों में बोल देगा बेटा कि घन का इतना आयतन दिया हुआ है, अब आप बताइए भुजा कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आयतन दे देगा, भुजा निकालने को बोलेगा। तो अगर ये घात 3 है, इस तरफ हम भेज देंगे घात 3 को, तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, तो भुजा का मान निकल आएगा। तो नया सूत्र बन जाएगा कि भुजा बराबर, अगर भुजा निकालनी होगी तो आयतन में क्या कर देंगे? हम क्यूब रूट चढ़ा देंगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे अगर मैं 27 का क्यूब रूट निकालूं तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो भुजा कितनी निकल आएगी? 3। ऐसे, क्योंकि अगर 3 गुणा 3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 27 आता है ना। तो ऐसे ही इसमें भी आयतन में अगर मैं क्यूब रूट कर दूंगा तो भुजा का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब वो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछ सकता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ भी तो पूछ सकता है वो आपसे। तो देखो जरा इसका भी सूत्र देख लो। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 कहां से आया? क्योंकि इसमें कितनी सतह होती है टोटल? 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, भुजा घात 2। यानी कि अगर मैं भुजा घात 2 का गुणा 6 में कर दूं तो घन का क्या निकल आता है? संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? घन का संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या आपसे पूछेगा? घन का विकर्ण पूछेगा। क्या पूछेगा? विकर्ण। घन का विकर्ण। विकर्ण जानते हो क्या होता है? शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ऐसे करके वो क्या कहलाती है? विकर्ण होती है। तो विकर्ण की लंबाई भी आपसे क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणा भुजा। एक कोई भुजा का मान दे देगा तो उसमें कुछ नहीं करना, विकर्ण निकालने के लिए भुजा के मान में सिर्फ √3 का गुणा कर देते। जैसे मान चले कि हमारी घन की भुजा कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6। तो 6 में √3 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा विकर्ण? 6√3। ठीक है, आगे गुणा हो गया 6 का, तो 6√3 आ गया। अच्छा, अगर मुझे √3 का मान रखना हो तो क्या करेंगे? √3 बराबर होता है 1.7321। तो आप क्या करोगे? तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो 6 गुणा 1.7321 जो आंसर आएगा। अगर दशमलव में मांगता है तो ऐसे लिख देंगे और सीधे सीधे अगर इतना आंसर देता तो सीधे उसमें जो भी भुजा का मान दिया होगा उसके साथ में √3 रख देंगे तो विकर्ण निकल के आ जाता है। क्योंकि विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुणा भुजा। अब क्या होता है इसमें? एक चीज और बची, जो पिछली बार टेस्ट में मैंने सवाल दिया था आपको और आपने गलत कर दिया था। मैंने पूछा था कमरे का क्षेत्रफल। क्या पूछा था? कमरे का क्षेत्रफल। और आपने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया था। तो ध्यान रखना, कमरा कभी भी आयत नहीं होता है, ठीक है? कमरा क्या नहीं होता? आयत नहीं होता है। तो ध्यान रखना। तो कमरे का क्षेत्रफल जब भी पूछ लिया जाए, इसको मेरे समझ में आ गया? बात समझ आ गई थी? देखो जरा,
जब भी कमरे का क्षेत्रफल पूछ ले, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था मैंने, ठीक है, तो आ जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या बताया था हमने? जे क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? ये क्षेत्रफल। आयत का परिमाप क्या होता है? वेरी गुड, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है? 2 कोष्ठक। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से सुनना है। यही तो गलतियां हो जाती है छोटी छोटी। हमने आपसे पूछा परिमाप, आप आंसर बता रहे हो क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल पूछेंगे कोई आपसे तो आप परिमाप का सूत्र बताने लगोगे, इससे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखो कि हम पूछ क्या रहे हैं, आपको लर्न सब है लेकिन आप सुनना अच्छे से नहीं है। तो सुनो कि सामने सवाल क्या पूछा है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना। तो कमरे की जब चारों दीवारों की क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसके जो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, और इसमें क्या कर देते हैं, ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? ऊंचाई। तो आप क्या करिए, थोड़ा आप मार्कर ले आइए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि मार्कर अपना इंक कम चलने लगी इसकी, आ गया मार्कर। देखो तो ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, ये आयत का परिमाप। जब मैं आयत के परिमाप में ऊंचाई का अगर गुणा कर दूं तो क्या हो जाता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आता है। यही तो है, देखो 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो सूत्र बन गया, याद हो गया, वही अलग से तो सूत्र याद करना नहीं है हमें। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बात क्लियर? अब हमने घन को पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना घन को, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो घनाभ की बारी आती है। किसकी बारी आती है? रेज करता हूं मैं, फिर सवाल बताता हूं इसके, ठीक है। पहले घनाभ और समझ लीजिए घनाभ क्या होता है। ओके देखो अब हम पढ़ते हैं घनाभ। क्या पढ़ते हैं? घनाभ यानी कि क्यूबाइड। अभी हमने पढ़ा क्यू, अब क्यूबाइड के बारे में चर्चा करते हैं। घनाभ को मैंने क्या बताया? वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति घन कहलाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आयताकार सतहों से। देखो वो वर्गाकार, ये आयताकार। बिल्कुल सिंपल है कि आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। जैसे ही घन में होते थे ना, इसमें क्या होते हैं, जिसमें 12 क्या होते हैं? किनारे। वेरी गुड। 8 क्या होते हैं? शीर्ष। शाबाश। और 6 क्या होती हैं? सतह। शाबाश। तो घन में भी यही सब होता है और आयत में भी बराबर होते हैं। अंतर क्या होता है, घन में आयताकार की जगह वर्गाकार आ जाता है। बस वो वर्ग की सतहों से घिरी होती है, ये आयत की सतहों से घेरा होता है, लेकिन उसमें भी किनारे 12 होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह होते हैं, और इसमें भी सेम होता है। बात क्लियर हो गई? तो जैसे मैंने बनाया था उसको, उसमें मैंने वर्ग बनाए थे, इसमें क्या बना रहा हूं मैं? आयत बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? आयत। अच्छी तरह दो, ठीक है। देखो जरा, ये क्या है? ये आयत हो गया ना। तो ये भी देखो, ये क्या हो गया? घनाभ से बोलते हैं। माचिस की डिब्बी देखी ना, माचिस की डिब्बी एक घनाभ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माचिस की डिब्बी, ठीक है।
माचिस देखे हो, सबके घर में होती है माचिस, तो वो वर्ग की तरह नहीं, ऊपर से आयत की तरह दिखती है ना। तो लेकिन अंदर उसके 12 किनारे होते हैं, 8 शीट होते हैं, तो वो घन बन जाता है, घनाभ बन जाता है। ठीक है। अच्छा, घनाभ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ उसका भी आयतन निकाल लेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल वगैरह इसका भी थोड़ा पता करते हैं क्या होता है। देखो जैसे हमने घन का आयतन पढ़ा था, ऐसे ही घनाभ का आयतन पढ़ना है। देखो घनाभ का आयतन, देखो सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान आना बहुत जरूरी है। घन की हमने पहचान समझ ली, वर्गाकार, और वर्ग की पहचान में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बेटा घन में भी भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि वर्ग से मिलके बना है वो भी। तो उसमें मैं क्या कर लेता था, उसमें हमेशा मैं क्या करता था, भुजा घात 3 निकाला था मैंने, क्योंकि एक ही भुजा थी, 6 गुणा 6 गुणा 6 करूंगा तो भुजा घात 3 ही हो जाएगा। इसमें घनाभ के आयतन में क्या होता है जी, आयतों से मिलके बनी होती है। किससे? और आयत की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी ना। तो देखो घनाभ का जो आयतन का सूत्र निकल आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि LVH। ठीक है, क्या जाएगा, LVH। तो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो LVH या लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेट ब्रीथ एंड हाइट। ओके, घनाभ का आयतन क्लियर हो गया। अच्छा, इसी से 3 सूत्र और निकल आएंगे। जैसे मैंने आपको घन की भुजा बताया था, यहाँ क्यूब रूट कर दिया था, इसमें भी तो अगर वो लंबाई पूछ लेगा, बाकी 2 चीजें गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएंगी। अगर आपसे पूछता है घनाभ की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, आयतन बटे क्या बचा, चौड़ाई इंटू, ठीक है मैं लिख दूं, चौड़ाई, ठीक है लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अच्छा, अगर मैं क्या पूछ दूं, चौड़ाई पूछ दूं, तो आयतन अपनी जगह रहेगा ना बेटा, निकल के क्या जाएगा आपका, ऊंचाई और लंबाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। अगर मैं ऊंचाई पूछता हूं तब क्या करेंगे, आयतन तो अपनी जगह रहेगा। तो कितने सारे सूत्र निकल के आ गए ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। और याद करना बिल्कुल सरल है, सिर्फ एक सूत्र जो उनका मूल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसको याद कर लो, ये तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसको नहीं आई, सभी को आ गए ना, राजकुमार अच्छे समझ में आया, ईशु ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, अब हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे उसमें हमने पढ़ा था घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें 2 प्रश्न निकालते हैं, कभी कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है और कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेता है। तो जरा देखो इसको निकालते हैं, तो देखिए जरा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, ये आपकी बुक में नहीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इसको और अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन इसके सवाल आते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यानी कि अगर अच्छे से याद करना है 2HL + B, सीधी सी परिभाषा है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पूछता है, ये क्या से आया, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया था मैंने, वही तो आ गया। ये क्या है, देखो ऊंचाई इधर से हटा के इधर रख दूं पीछे, और Z2 इसके पास रख दूं, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई क्या आ गया, ये आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप और ऊंचाई का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है ना कि कमरा क्या घन है कि घनाभ है। अगर कुछ भी हो सूत्र यही लगना है। बात समझ में आ गई। अगर वो पूछते कमरे की छत का क्षेत्रफल बताओ, सिर्फ छत का, तो बदल जाएगी चीजें। उसमें क्या, कमरे की छत का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो क्या करोगे, जी मैं अपने से बता रहा हूँ, कमरे की छत का पूछो,
भाई दीवार उसमें छोटी है, सिर्फ छत का पूछ ले, पूरे कमरे का नहीं, सिर्फ छत का। तो छत अपने लोगों कैसी आयताकार है ना, एक ये भुजा लंबाई, इसके सामने वाली लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। लो आ गया, उसी से निकलना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। भाषा चेंज हो जाएगी लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो घनाभ के लिए आपको क्या याद करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही कमरे वाला है। अब हम थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का। उसका तो बहुत सिंपल था, घन का 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका देखो जो होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या करो? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। देखो यार, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2 कोष्टक L × B प्लस B × H प्लस H × H। ये याद करने का तरीका है। और अगर हमें याद करना है तो 2 कोष्टक L से क्या हो जाता है? लंबाई, गुणा B से क्या होता है? देखो चौड़ाई, प्लस B से क्या होता है? चौड़ाई, गुणा S से क्या होता है? ऊंचाई, प्लस S से क्या होता है? ऊंचाई, और गुणा L से क्या होता है आपका? लंबाई। तो ये सूत्र निकल के आता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। 2 कोष्टक L, देखो लाइन से पहले लंबाई फिर चौड़ाई, लोट लेना दिमाग में, बहुत सरल है। 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई हो गया। अब चौड़ाई से बाद फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर क्या? ऊंचाई लंबाई। जैसे A B C, फिर क्या करोगे? इधर से A भी ले ली पहले उसने, A B C कोई 3 भुजाएं, तो क्या पहले A भी ले लिया उसने, प्लस फिर क्या ले लिया? B C ले लिया, फिर उसने क्या लिया? C A ले लिया। बस तो यही चीजें निकल के यहीं पर तो है। तो दिमाग में लोड नहीं लेना, बहुत सरल सूत्र है। तो समझ में आ गए फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। तो हमारा जो टॉपिक था पार्ट 2 एरिया एंड वॉल्यूम का, तो हमने जितना भी इसमें था आपके एक्सरसाइज का सिलेबस से ज़्यादा हमने सब आपको आप समझा चुके हैं। उसकी डेफिनेशन समझा चुके हैं, उसकी परिभाषाएं आपको समझा चुके हैं, उसकी पहचान आपको बता चुके हैं, और सूत्रों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? चलो ठीक है। तो एक अंशिका का सवाल था जो उसने लगाया था और उसको नहीं बना था, तो उस सवाल को और देख लेते हैं, बाकी वरना वीडियो हो जाएगा आपका लंबा। तो सवाल जो रहेंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और सभी बच्चे लगाएं, और जो भी सवाल ना बने तो हम उसको बोर्ड में आपको समझाएंगे। बाकी ये एक सवाल इसको नहीं बना था 18 वाला, 18 था ना? चलिए तो 18 एक्सरसाइज में 18 नंबर का जो सवाल है वो देख लो, सभी बच्चे निकाल लें। 19 भी है, चलो 18 और 19 देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, देखो तो जरा 18 नंबर का क्या कह रहा है। पहले कह रहा है, पढ़ो इसमें, कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र को 3.20 यानी कि 3.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपए खर्च होता है, तो उसकी भुजा क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, चूंकि 3.20 रुपए में कितने मीटर घेरता है वो? 1 मीटर। ये वर्ग का सवाल है। ऐसे हमने बताया था जब भी चार दीवारी की बात करें, दीवारी की बात करें, घेरने की बात करें, तो क्या निकालते हैं? हम हमेशा परिमाप निकालते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर बनाएगा ना इसका, ऐसे घेर के तारों से। तो जब बॉर्डर की हम बात बॉर्डर को नापते हैं तो हमेशा परिमाप को नापते हैं, आयतन को नहीं नापते। तो देखो 3.20 रुपए में वो 1 मीटर तार खरीद के लाता। हमें अगर तार की लंबाई पता चल जाए कि पूरा तार कितना आया, तो हम उससे परिमाप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लोगे ना। और जब परिमाप निकालोगे तो लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल लोगे। इतनी बात क्लियर आ गई? तो देखो बेटा 3.20 रुपए से निकालता है 1 मीटर तार आता है। तो अब ये बताओ कि 208 रुपए में कितना आएगा? इसलिए 208 रुपए में क्या आएगा? तो देखो जरा 208 में अगर मैं इतने का भाग दे दूं 3.20 का, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 रुपए की एक चॉकलेट आती है तो 10 रुपए की कितनी चॉकलेट आएंगी? तो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 चॉकलेट आ जाएगी ना। 2 पंचे 10, 1 इसमें किया
3.20 रुपए में 1 मीटर तार आता है, तो 208 रुपए में कितना आएगा? 208 में 3.20 का भाग दे दूंगा, और दशमलव भाग आता नहीं आपको तो दशमलव उड़ाओ, इधर मान लो कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो रख दूंगा मैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इधर क्या बचा मेरे पास? 208 गुना, समझो बात न करो, देखो जरा, तो 32 आ गया नीचे। अब देखो जरा इसको काटेंगे 2 से, किससे काटेंगे? 2 से। 2 पंचे 10, और इधर फिर से 2 से काटता हूं मैं, तो कितना जाएगा आपका? 16, ठीक है। अब इधर तो 16 का 16, कितने बचे? 4, 48 हुआ, 16 3 48, तो 13 65 मीटर। यानी वो तार कितना खरीद के लाया? टोटल 65 मीटर खरीद के लाया तार। कितना खरीद के लाया? 65 मीटर तार आपका खरीद के लाया, ठीक है। आने दीजिए उसको, चल इसको समझिए आप। तो टोटल कितना आया? आ रहा है उसमें मेरा बोर्ड में आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए 208 रुपए में कितना तार खरीद के लाया? वो 65 मीटर। तो मैंने यही तो बताया था कि जब भी तारवारी की बात करिए, कितना भी तार खर्च हो, तो उसकी लंबाई, जो तार की लंबाई होती है टोटल, वो हमेशा परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। तो बहुत सरल हो जाएगा। अब तो वर्ग का परिमाप हमें बताइए क्या होता है? वर्ग का परिमाप का सूत्र है, क्योंकि खेत कैसा था? वर्गाकार था ना उसका, तो वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वेरी गुड। तो वर्ग का परिमाप निकल आया कितना? 65 मीटर। 4 गुणा भुजा, तो बेटा भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? तो 65 अपनी जगह 4 गुणा में था, नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा ना। तो देखो भाग देंगे हम, 4 एकम 4, 2 बचे 25 हुई, 4 थाई 24, 16 हो गया, एक शेष पर बचा, तो एक ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो इतना मीटर आपका भुजा आ जाएगी। 16 सही 1/4 मीटर का दफा, जिसमें भी आंसर आ रहा हो तो उसमें आपका आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो 16 सही 1/4 मीटर आपका, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सभी को समझ में आया? तो सवाल आपको बन जाएंगे, ऐसी वो वाला सवाल लगाना है, और जो सवाल ना बने वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो हम खत्म करते हैं, बाकी सवाल आप लगाइए, और नहीं बनता तो फिर समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।